यस, वी आर लाइव। वॉइस कंफर्म कर दीजिए, मेरी आवाज आ रही प्रॉपर तरीके से, क्विकली बता दीजिए। जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप लोग? और आपकी कहीं न कहीं तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सेल्फ परफॉर्मेंस टेस्ट की हमने सीरीज़ स्टार्ट की है। उसमें लगभग हमने 4 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं और 4 टेस्ट के अलावा एक कंप्लीट ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी कंप्लीट किया था हमने 75 मार्क्स का। तो उसे भी आप टेलीग्राम से जाके विज़िट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो फॉर्म में देखना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए या फिर वीडियो की जो लिस्ट है, वहाँ से चेक कर लीजिए, आपको सारे लेक्चर्स स्टेप बाय स्टेप दिख जाएँगे। तो आज के इस वीडियो में मैं और आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सेल्फ परफॉर्मेंस टेस्ट नंबर 5, यानी 4 का वीडियो, पीडीएफ दोनों में मैंने आपको प्रोवाइड कराया था कल। और कल हमने काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। हाँ, कल हमने जो टेस्ट सेल्फ परफॉर्मेंस टेस्ट था, वो ऑन द टॉपिक था, यानी एक टॉपिक पर था और डिमांड की थी, इसीलिए मैं लेके आया था। और आज एक कंबाइंड, मतलब बोला जाए मिसलेनियस टाइप का, मतलब इसमें हर टॉपिक को मैंने इंक्लूड किया है। बहुत सारे स्टूडेंट और भी टॉपिक की डिमांड है कि सर आप इसके भी क्वेश्चन कराइए, इसके भी क्वेश्चन कराइए। तो अगर आपको भी लगता है कि कोई टॉपिक है जिसके क्वेश्चन करने की आपको प्रैक्टिस है, या फिर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, तो आप क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो टॉपिक आपका कंप्लीट है कि नहीं, ये अगर आप भी चेक करना चाहते हैं, तो ये आप भी चेक कर सकते हो। कैसे? बस आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं किसी दिन उस टॉपिक का वीडियो आपके लिए ले आऊँगा, वहाँ से आपका टेस्ट प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। चलिए, तो आज हमारा सेल्फ परफॉर्मेंस टेस्ट नंबर 5 होने वाला है। और हाँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट जुलाई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर उनका कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं है, अगर आप थ्योरी और एमसीक्यू के साथ कंप्लीट करना चाहते हैं, संकल्प 4.0 बैच है। इसमें अभी भी जुड़ के आप सीधा क्या कर सकते हैं, उस टॉपिक की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चॉइस आपकी है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर ज्वाइन करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है और व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम में सारी चीज़ें अवेलेबल है। आप किसी भी वे से जुड़कर सीधा मुझसे या मेरी टीम से क्वेरी कर सकते हैं। बाकी अगर मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है, मेरा पर्सनल है, आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं, आराम से कर सकते हैं। अब रही बात सेल्फ परफॉर्मेंस टेस्ट नंबर 5 की। चलिए, तो मैं एक बार पीडीएफ ओपन कर देता हूँ, फिर आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अगर एक बार पीडीएफ देख लिया, तो पीडीएफ से हमें चीज़ें क्लियर हो जाती हैं बहुत जल्दी। तो पीडीएफ, जैसा कि आप सभी को पता है, पीडीएफ कहाँ कैसे है। जस्ट वेट 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 एक सेकंड। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सेल्फ परफॉर्मेंस टेस्ट नंबर 5, टेस्ट नंबर 5। जी, जस्ट वेट, वेट कर लीजिए। यस, चलिए, तो टेस्ट नंबर 5 आई थिंक आपको अभी दिख रहा है। अभी आई थिंक नहीं दिख रहा होगा। चलिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। जी, अब आपको टेस्ट नंबर 5 का पीडीएफ दिख रहा है। इस पीडीएफ से हम सारे क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आए, तो आप डायरेक्टली कमेंट कर देना। कमेंट में आपके सारे लेता जाऊंगा, ठीक है। कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट, कोई भी कुछ भी आता है, और बाकी अगर आपका कोई टॉपिक है, तो वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। पर्सनली लिखना चाहते हैं, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पे लिख सकते हैं। चलिए, हम पीडीएफ से सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भाई, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सी डिवाइस है जिसका यूज हम कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। बहुत आसान, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। यानी ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस, अगर यहाँ पर नेटवर्किंग डिवाइस बोला जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो मॉडेम है, आंसर किसका, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑप्शन नंबर
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। यानी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए हम मॉडेम डिवाइस का यूज करते हैं। मॉडेम नेटवर्किंग डिवाइस है, इसे आपको ध्यान रखना है। अब मॉडेम का काम क्या है? मॉडेम हमारा जो है वो मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर दोनों का काम करता है, यानी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करता है। यानी ऑप्शन नंबर ए और बी इस आधार पे हम एलिमिनेट कर सकते थे। रही बात ऑप्शन नंबर डी की, तो मेरा आपसे सवाल है कि ऑप्शन नंबर डी यानी मल्टीप्लेक्सर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? क्विकली कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मैंने आपको सेल्फ परफॉर्मेंस टेस्ट में क्वेश्चन कराया है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा है। चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड कह रहा है पिछली वर्कबुक पर जाने के लिए आपको किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? शॉर्टकट की पूछिए, प्रीवियस वर्कबुक पर आपको मूव करना है। तो एक बार सपोज दैट ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, लेकिन अच्छी बात ये है कि इसके ऑप्शन अगर आप पढ़ोगे तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन पर पहुंच जाओगे। कैसे? देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, इसमें तीनों के तीन ही मॉडिफायर की हैं और मॉडिफायर की का खुद का क्वालिफिकेशन मतलब फीचर्स ये होता है कि मॉडिफायर की का अकेले सिंगल यूज नहीं होता। तो यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप हटा दोगे, ये आंसर नहीं होगा। और शिफ्ट F3 आप इसीलिए हटा दोगे क्योंकि शिफ्ट F3 का यूज किया जाता है इंसर्ट फॉर्मूला फंक्शन। अगर आपको फंक्शन इंसर्ट करना है, फॉर्मूला इंसर्ट करना है, तो आप किसका यूज करोगे? शिफ्ट F3 का यूज करते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, ना सी भी नहीं होगा। अगर मैं डी की बात करूं तो कंट्रोल F4, कंट्रोल F4 से जब हमारी बुक है वो क्लोज हो जाएगी तो फिर कोई कंडीशन नहीं है स्विच करने का। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर एक तो ऑप्शन ये लास्ट में अल्ट लिखा है इसीलिए वैरी नहीं कर रहा। एक अगर आप अल्ट F4 प्रेस करते हो तो क्लोज होता है, और क्लोज हो गया तो स्विच करने का कैसे कोई काम ही नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कंट्रोल शिफ्ट टैब से हम प्रीवियस वर्कबुक पर मूव करा सकते हैं। अब प्रीवियस पे जा रहे हैं, शिफ्ट लगा तो कंट्रोल टैब से क्या होगा? कंट्रोल टैब से आप लास्ट वाली वर्कबुक पे मूव करा सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन सेकंड वाला आपसे ये है कि आप अगर आप सीट पे मूवमेंट करना चाहते हैं, सीट में मतलब प्रीवियस सीट या लास्ट सीट पर मूव करना है, तो उस कंडीशन में आप किस शॉर्टकट की का उपयोग करोगे? क्विकली बता दीजिए। मैं हिंट कर देता हूं, पेज अप और पेज डाउन, इसके साथ एक मॉडिफायर की आती है, वो आपको बताना है कि कौन सी आती है। चलिए मल्टीफ्लेक्सर काफी स्टूडेंट ने आंसर किया। मल्टीफ्लेक्सर मतलब होता है एक ऐसा नोड जहां से एक ऐसी डिवाइस जहां से मल्टीपल नोड क्रिएट हो जाएं और मल्टीपल डिवाइसेस हमारी उस पॉइंट पर मतलब कनेक्ट की जा सकती हैं, ये होता है हमारा मल्टीप्लेक्सर। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है नॉट अ टाइप मेमोरी। मेमोरी पढ़ी थी सर? बिल्कुल पढ़ी है। अब मेमोरी में हमने जो टाइप पढ़ा था मेमोरी का, कौन सा टाइप नहीं होता है? तो एक बार ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ते ही आपको आंसर स्पष्ट दिखेगा। कैसे? चलिए पहले बात करते हैं। ईपी रोम बिल्कुल होती है मेमोरी, डबल ईपी रोम बिल्कुल होती है, पी रोम बिल्कुल होती है, लेकिन पीपी रोम नहीं होती। ये हमने मेमोरी पढ़ी नहीं है और आंसर भी यही हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट, सबसे आसान क्वेश्चन इस टेस्ट का यही देख सकते हैं आप, क्योंकि मेमोरी में आपने ये पढ़ा ही नहीं है। पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम ये सब पढ़े हैं, रोम भी पढ़ी है, यहाँ पे है ही नहीं। पीपी रोम नहीं पढ़ी, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर अगर 4 की मैं बात करूं तो इम्पैक्ट प्रिंटर विच ऑफ द वन ऑफ फॉलोइंग इज इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? एग्जाम्पल कौन सा है? क्विकली बता दीजिए। तो अगर आपने प्रिंटर पढ़ा है तो काफी स्टूडेंट कह रहे होंगे सर हमने नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा तो प्रिंटर एक टाइप कर दीजिए, प्रिंटर सीपीसीटी मेरा नाम कुछ भी लिखेंगे आपको दोनों में से मिल जाएगा। अब बात आई प्रिंटर की, तो प्रिंटर की जब हम बात करते हैं, तब तक आप आंसर की मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर आपके पास कंटेंट है तो प्रिंटर में आप क्या क्या चीजें पढ़ने की जरूरत है। जैसे सबसे पहले प्रिंटर का काम क्या होता है, क्या करता है प्रिंटर। उसके बाद प्रिंटर का जैसे अगर हम प्रिंटर की क्लासिफाइड करें तो उसकी किस आधार पे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट की जो टेक्नोलॉजी होती है जहां से हम क्लासिफाइड करते हैं तो वो कौन सी होती है, और उसके कौन कौन से एग्जांपल्स है, जैसे इम्पैक्ट में कौन से आते हैं, नॉन इम्पैक्ट में कौन से आते हैं। और अगर आप इतना कर सकते हो तो अच्छी बात है, इतना तो मिनिमम करना ही पड़ेगा। एक चीज और है कि हर एक
जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर की मैं बात करूं तो इम्पैक्ट प्रिंटर का सबसे पॉपुलर एग्जांपल है डॉटमेटिक, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो डॉटमेटिक का कंप्लीट यानी प्रिंटिंग प्रोसेस कैसा है, कैसे ये मेथड करता है प्रिंटिंग के लिए, कैसे इसका फिजिकली टच होता है कि नहीं होता, ये सारी मतलब एक बोला जाए एक पूरा का पूरा एक प्रोसेस अगर आप प्रिंटिंग करें डॉटमेटिक से तो पूरा आपको आना चाहिए। इसी प्रकार नॉन इम्पैक्ट में जाते हो तो लेजर और इंकजेट ये पॉपुलर एग्जांपल माने जाते हैं। तो इनमें से कोई अगर आप एक के बारे में कंप्लीट पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, क्योंकि प्रिंटिंग प्रोसेस अगर आप पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है तो वहां से हमारा डीलिंग हो जाता है। बाकी प्रिंटिंग की मैंने टर्मिनोलॉजीज आपको अलग अलग तरीके से पढ़ाई है, वो भी आप देख लेना, क्वेश्चंस भी कराए हैं बहुत सारे। और जैसे प्रिंटर की स्पीड कैसे मेजर करते हैं, रिजोल्यूशन कैसे सेट किया जाता है, क्या मतलब बेस होता है रिजोल्यूशन को चेक करने का, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रिंटर के अबाउट द सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर मैं 5 की बात करूं तो ज्वाइंट ग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं यानी जेपीईजी का, जेपीईजी आपका है क्या? क्वेश्चन पहला ऑप्शन कह रहा है फाइल फॉर्मेट है, फाइल का नाम है, फोटोग्राफी ग्रुप है या नन ऑफ दीज है। नन ऑफ दीज हटा दो, फाइल का नाम भी हटा दो, ना तो फाइल का नाम है क्योंकि फाइल का नाम आप सभी को अगर पता है कि जो डॉट होता है ये डॉट, इस डॉट से पहले रहता है हमारा फाइल का नाम, क्लियर, फाइल का नाम होता है, और इस डॉट के जो बाद होता है वो फाइल का फॉर्मेट या फाइल एक्सटेंशन होता है, क्लियर। तो ये फाइल एक्सटेंशन है यानी फाइल फॉर्मेट है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। फाइल का नाम आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो डॉट जो है वो सेपरेटर होता है फाइल का नाम और फाइल फॉर्मेट या फिर फाइल एक्सटेंशन को डिफाइन करने के लिए। अब काफी बार पूछा भी जाता है कि जो हमारे फाइल एक्सटेंशन होते हैं, फाइल फॉर्मेट होते हैं, उनके कितने कैरेक्टर होते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर मैं 6 की बात करता हूं। 6 वही क्या कह रहा है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम समय यानी आपको कस्टम टाइमिंग निर्धारित करना है तो आप किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। यानी अगर आपने प्रिंटिंग का यूज किया है तो प्रिंटिंग में अगर आप रिहर्सल मतलब कस्टम टाइम डिफाइन करना चाहते हो कि आपको कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको रिहर्सल टाइम, जो रिहर्सल टाइम है उसका यूज करना पड़ेगा, जिससे आप प्रिंटिंग पर मतलब तो टाइम है कितना टाइम लगना चाहिए रिहर्सल के लिए तो वो आप लगा सकते हैं। तो है वो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। स्लाइड शो सेटअप में हमारा स्लाइड को शो कराने की शॉर्टकट की रहती है, जैसे हमें कस्टम शो कराना है, हमें स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग कराना है, करंट कराना है, 3 ऑप्शंस आते हैं स्लाइड शो सेटअप के अंदर। बाकी स्लाइड का टाइमिंग, स्लाइडर का जो टाइम होता है, ये सारे ऑप्शंस हमें कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर मैं 7 की बात करता हूँ। 7 कह रहा है what is the additional set of commands that the computer display after you make a selection from a menu bar। यानी अगर आप मेनू बार का सिलेक्शन कर लेते हैं और आप किसी कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो उस कमांड के एग्जीक्यूशन के बाद एक सेट ऑफ कमांड डिस्प्ले होती है आपके सामने कंप्यूटर की, तो उस जिसका आपने एग्जीक्यूशन किया है मेनू बार के अंदर, तो वो मेनू बार के अंदर क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है, स्क्रॉल बार है, स्टेटस बार है, डायलॉग बॉक्स है। तो जैसा कि अगर आपको सभी को पता है कि अगर मैं मेनू बार की बात कर रहा हूं तो मेनू बार में ना तो स्टेटस बार होता ना स्क्रॉल बार होता, क्यों, क्योंकि मेनू बार सबसे टॉप पर होती, स्क्रॉल हमारी राइट साइड में या फिर वर्टिकली में होती, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल यानी बेस पर होती है। स्टेटस बार आप सभी को पता है सबसे लास्ट में होती है। तो ये दोनों ऑप्शन कहीं ना कहीं डिफरेंट है। और टेक्स्ट बॉक्स की अगर मैं स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में बात करूं तो टेक्स्ट बॉक्स का स्पेसिफिक फीचर्स ये होता है कि टेक्स्ट बॉक्स से आप किसी भी पोजीशन पर जाके टेक्स्ट को किसी भी डायरेक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है सेट ऑफ कमांड की बात की जा रही है, तो वो है आपका डायलॉग बॉक्स, यानी ऑप्शन नंबर, जिन स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर सी किया बिल्कुल सही है, यानी डायलॉग बॉक्स। अब क्वेश्चन मेरा एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर डायलॉग बॉक्स लॉन्चर का जो साइन होता है कुछ ऐसा होता है, आई थिंक नहीं नहीं रिवर्स हो गया, ये रिवर्स मैंने गलत लिख दिया, ऐसे होता है। ये होता है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर का साइन, सिंबल जिसे बोला जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। व्हाट इज टेक्नोलॉजी अडॉप्ट बाय
हार्ड डिस्क ड्राइव टू स्टोर डेटा, यानी डेटा स्टोर करने के लिए जो हार्ड डिस्क होती है उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है? तो केमिकल बिल्कुल नहीं, मैकेनिकल ये भी नहीं। चलिए दो ऑप्शन बचे आपके पास, ऑप्टिकल या फिर मैग्नेटिक। तो अगर आपने स्टोरेज मीडिया या फिर बोला जाए कि मेमोरी के बारे में पढ़ा है, तो मेमोरी का जनरल क्लासिफिकेशन हमने दो टाइप से किया था, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं तो सेकेंडरी में भी दो क्लासिफिकेशन थी, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज में हमारा सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क था। अगर हम जाते हैं मैग्नेटिक में, तो मैग्नेटिक में हमारा एसएसडी और आपका एचडीडी, ये सारे ऑप्शन थे, फ्लैश ड्राइव ये सारे थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्टिकल की अगर बात करें तो ऑप्टिकल में आपका सीडी, डीवीडी, बीआरडी ये आते, ध्यान रखना कभी इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। जो हार्ड डिस्क में टेक्नोलॉजी होती है वो मैग्नेटिक होती है, क्योंकि मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया का एग्जांपल है हार्ड डिस्क ड्राइव यानी एचएसडी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है which chart is used to show trends a period of time in MS Excel 2019। 2019 में अगर हम समय के साथ रुझान दिखाना चाहते हैं, समय के साथ जो ट्रेंड चेंज हो रहा है उसे दिखाना चाहते हैं, तो कौन सा चार्ट होगा जो समय के साथ ट्रेंड को दिखाता है? क्या बार चार्ट होगा? तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि बार और कॉलम का यूज हमेशा होता है कंपैरिजन कर रहा है हमें कैटेगरीज के अंदर जो डेटा सीरीज होती हैं। और ये भी एक एक्स्ट्रा फीचर्स है या फिर एक्स्ट्रा एलिमिनेशन मेथड है कि अगर ऑप्शन में बार और कॉलम दोनों हैं तो मोस्ट ऑफ द केस में हमारा ये दोनों आंसर नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों की डेफिनेशन हमने कंबाइंड पढ़ी है। क्योंकि बार में क्या होता है और कॉलम में क्या होता है, इन दोनों में कंपैरिजन ही होता है। बस डिफरेंस ये होता है कि जो कॉलम होता है, कॉलम में जो बेस एक्सेस होता है वो एक्स एक्सेस होता है। अगर हम वार चार्ट की बात करें तो वार चार्ट में जो बेस एक्सेस होता है वो वाई एक्सेस होता है। सेम प्रोसेस होता है, कॉलम और वार सेम, बाकी चीजें सेम होती हैं। अब अगर पाई के बारे में आपको पता है तो पाई के बारे में हमने क्या पता है, या तो हम पार्ट की किसी की बात करते हैं, या हम परसेंटेज की बात करते हैं, या रेशो की बात करते हैं। ऐसा अगर कोई बात की जाए तो वहां पर हम पाई चार्ट के साथ जाते हैं। और लाइन चार्ट और एरिया चार्ट इन दोनों को हमने एक साथ पढ़ा था। तो इन दोनों का डेफिनेशन ये था कि समय के साथ अगर ट्रेंड हमें शो कराना है तो वहां पर लाइन या एरिया चार्ट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था ही नहीं, बस आप एक बार ऑप्शन को पकड़ के चलते तो कहीं ना कहीं आंसर हो जाता। ऑप्शन डीलिंग करना, जैसे यहाँ पर अगर डाउट नट होता तब भी आप ऑप्शन डीलिंग कर सकते थे। क्यों? क्योंकि पाई और डाउट नट की डेफिनेशन हमने एक साथ पढ़ी है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि जब भी आपको चार्ट में प्रॉब्लम है तो चार्ट की जो डेफिनेशन मैंने लिखाई है आप एक सिंगल पेज पर रख लेना, और जब भी आप क्वेश्चन करते हो उस पेज को साथ में रखा करो। मोस्ट ऑफ द केस में आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इनक्रप्शन इन हैंडल्ड बाई, यानी इनक्रप्शन जो हैंडल होता है वो किस लेयर की वजह से होता है? और लेयर ओएसआई मॉडल की आपने लेयर पढ़ी है? सर बिल्कुल पढ़ी। कितनी लेयर होती है? सर 7 लेयर्स होती हैं। उन 7 लेयर में कौन सा ओएसआई मॉडल की जो लेयर है वो इनक्रप्शन मेथड को फॉलो करता है? डेटा लिंक, ट्रांसपोर्ट, सेशन या फिर प्रेजेंटेशन? क्विकली बता दीजिए। हाँ, अपने आप से क्वेश्चन आपको जरूर पूछने चाहिए कि 7 लेयर की जब हम बात करते हैं तो 7 लेयर में जो स्टाफ है, जैसे सबसे पहली लेयर कौन सी होती है, सबसे लास्ट की लेयर कौन सी होती है। और जब हम लेयर की बात करते हैं, जैसे सबसे पहला फिजिकल, मतलब डाउन टू अप जाते हैं, डाउन टू अप जाते हैं, फिजिकल लेयर पहले आती है, फिर डेटा लिंक, फिर आती है नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर सेशन, फिर हमारा प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। ये 7 लेयर्स का एक प्रोसेस होता है। अब होता क्या है, यूजर्स की जो सबसे नजदीक होती है वो एप्लीकेशन लेयर होती है, और एप्लीकेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। अगर मैं उसके बॉटम आऊं तो प्रेजेंटेशन लेयर होती है जो कि 6 पोजीशन पर आती है। 6 पोजीशन पे ये जो लेयर है हमारा रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसलेशन के लिए, इनक्रप्शन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए और डेटा को कंप्रेस्ड करने के लिए। ये कुछ प्रोसेस है, ये ओएसआई मॉडल में आप पढ़ोगे
अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, अगर आपने पढ़ रखा है तो ये सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते होंगे। अगर मैं सेशन लेयर की बात करूं तो सेशन लेयर फिफ्थ लेयर होती है और ये रिस्पॉन्सिबल होती है स्टेबलिशमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए, या फिर आपको लॉजिकल करेक्शन बिल्ड करना है या फिर दो यूजर्स के बीच में कम्युनिकेट करना है तो वहां पर बात की जाती है। ट्रांसपोर्ट के लिए ये मतलब एंड टू एंड डिलीवरी या फिर बोला जाए एरर रिकवरी को मेंटेन करती है। नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क में क्या होता है, जो हमारे पैकेट्स होते हैं, डेटा पैकेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ऐसे सारा प्रोसेस हमारा चलता रहा। डेटा का किस लेयर पे किस फॉर्म में चलता है ये भी आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी प्रेजेंटेशन लेयर में हमारा डेटा का इनक्रप्शन होता है, डेटा कंप्रेस होता है, ट्रांसलेशन होता है, ये सारे प्रोसेस डेटा के साथ किए जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, विच प्रोग्राम आर डिजाइन टू परफॉर्म मेंटेन्स वर्क ऑफ द सिस्टम, यानी सिस्टम के वर्क को मेंटेन करने के लिए एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया गया है जो इसके सारे परफॉर्मेंस को मेंटेन करता है। यूटिलिटी, एप्लीकेशन, फाइल मैनेजर, कंपाइलर। तो अगर मैं कंपाइलर की बात करूं तो कंपाइलर हमारा क्या होता है, सर ट्रांसलेटर होता है। क्या यहाँ पर ट्रांसलेटर की बात की जा रही है सर? बिल्कुल नहीं की जा रही, तो ऑप्शन हटा दो। एप्लीकेशन प्रोग्राम सिस्टम के लिए नहीं होते, सिस्टम के लिए, ये यूजर के लिए होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी भी आप हटा दीजिए। दो ऑप्शन बचे, क्विकली दोनों में से आंसर कर दीजिए। अगर आपने पहले कर दिया था तो उस क्वेश्चन को आप रिप्लेस कर सकते हैं, उस आंसर को दूसरा आंसर दे सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है कि कैसे आंसर करना है। तो अगर फाइल मैनेजर की साथ बजाते तो फाइलों का एक मैनेजमेंट करता है, जो अगर हम बात करें विंडो एक्सप्लोरर का काम होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, वर्क जो हमारा जो मेंटेन वर्क सिस्टम का है उसे पूरा परफॉर्म करने का काम करता है, वो करता है कौन? यूटिलिटी प्रोग्राम, जैसे एंटीवायरस, डिस्क डीफ्रैगमेंटर, डिस्क क्लीनअप, ये सारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, विच कमांड इज यूज टू सेव द फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी आपको किसी फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करना, तो आप किस एक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे या किस कमांड को आप प्रेस करेंगे? जैसे सेव कमांड को प्रेस कर दो, सेव एज को कर दो, कंट्रोल एज कर दो, या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी तीनों के तीनों मेथड से आप पहली बार किसी फाइल को सेव करा सकते हैं। क्विकली बता दो। हाँ, एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, वो ये है कि जब हम किसी फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करती हैं तो एक्चुअल में वो सेव नहीं होता है, वो एक्चुअल में सेव एज होता है। क्यों? इसके पीछे रीजन चुन लीजिए क्यों। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, एमएस वर्ड की फाइल है, एमएस वर्ड की फाइल है, वर्ड की फाइल आप क्या करें, वर्ड की फाइल्स के साथ जैसे आपने देखा होगा कि सेव एज को हम तीन वे में हमने डिफाइन किया था। इसमें क्या हम लोकेशन चेंज कर सकते हैं, लोकेशन, नाम चेंज कर सकते हैं किसी फाइल का, और किसी फाइल का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सीबीएस के डेफिनेशन है। एमएस वर्ड के साथ हमने देखा, तो एमएस वर्ड के साथ होता क्या, देखो एमएस वर्ड में जो डॉक्यूमेंट की लोकेशन होती है वो डॉक्यूमेंट या फिर माई डॉक्यूमेंट आती है। तो मैं नेम की बात करूं तो नेम हमारा डॉक्यूमेंट 1 होता है। अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो .docx होता है। तो ये तो कंप्यूटर में सेट कर दिया कंप्यूटर ने। जब आप किसी एमएस वर्ड की फाइल को बनाते हैं तो जब सेव करते हैं, सेव एज करते हैं, तो कंप्यूटर कंफर्म करता है कि क्या आपने नाम से संतुष्ट हैं, लोकेशन से संतुष्ट हैं, या फॉर्मेट से संतुष्ट हैं। जब संतुष्ट है तो आप सारी चीज सेव कर दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फर्स्ट टाइम में जब सेव कमांड की जाती है तो सेव एज होती है। तो सेव करने की बात की जा रही है, तो चाहे तो कंट्रोल एस करो, चाहे सेव एस करो, चाहे सेव करो, ये तीनों की तीनों कमांड फर्स्ट टाइम सेव करने के लिए अप्लाई की जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखना इस चीज का, चाहे तो कंट्रोल एस करो, चाहे सेव करो, चाहे सेव एस करो, ये कमांड फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करेंगे सेव एस कमांड को। अगर आप फाइल टैब से जाके करोगे तो आपने देखा होगा कि सेव कमांड हाइड रहती है, वो सेव एग्जीक्यूट ही नहीं करती। फर्स्ट टाइम आप डॉक्यूमेंट के साथ काम कर रहे हैं, कंट्रोल एस करते हैं तो फर्स्ट टाइम में सेव एज ही होता है, ना कि सेव होता है।
रीजन मैंने आपको समझा दिया ऐसा क्यों हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इन डैश सिस्टम मोर देन वन टास्क कैन बी एग्जीक्यूटेड, एक समय में सिस्टम में एक से अधिक काम करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बैच प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, रियल टाइमिंग या फिर टाइम शेयरिंग? क्विकली बता दो। ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर आपने टाइप पढ़े हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वो कौन सा टाइप है जिसमें आप मल्टीटास्क को फॉलो कर सकते हैं, यानी एक से अधिक टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो है आपका मल्टीटास्किंग। क्विकली मल्टीटास्किंग जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके एग्जांपल लिख दीजिए। मैं आपको हिंट कर देता हूं, जैसे यूनिक्स होता है, यूनिक्स होता है। क्विकली बाकी दो एग्जांपल और बता दीजिए। अगर मल्टी बता दिया तो सिंगल टास्किंग भी बता दीजिए। सिंगल टास्किंग डॉस होता है। अगर मैं बैच प्रोसेसिंग और रियल टाइम का आपको एग्जांपल पूछूं कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल क्या है, तो रियल टाइम में जैसे मैं रियल टाइम का एग्जांपल अगर आपको दूं, जैसे रियल टाइम में क्या होता है, जैसे मिसाइल सिस्टम होता है, हमारा ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है, ये सारे रियल टाइम सिस्टम जो सिस्टम होता है उसके एग्जांपल्स हैं। अगर नेटवर्क की मैं बात करूं, जैसे नेटवर्क है या टाइम शेयर है, तो नेटवर्क में भी नेटवर्क के एग्जांपल्स आएंगे। और जैसे टाइम शेयर में आपका जैसे यूनिक्स है तो यूनिक्स टाइम शेयरिंग में आता है, ठीक है, तो ये टाइम शेयरिंग का एग्जांपल हो गया। बाकी अगर आप देखेंगे तो बाकी जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप जाओगे तो जैसे बैंक स्टेटमेंट अगर आपको निकालने हैं तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में चले जाते हैं। तो ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं जो आपको ऑलरेडी आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं जब आपने जो भी जहां से कंटेंट अगर आप फॉलो किया है तो वहां से ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बार जरूर पढ़ लेना। आगे मैं चाहता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वॉलेटाइल स्टोरेज मीडिया, यानी आपने स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बात की है, बहुत की होगी, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मीडिया है भाई। यानी नॉन वोलेटाइल का मतलब है जिसमें डेटा परमानेंट, सॉरी 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 सॉरी, इस क्वेश्चन को सुधार कर लीजिए। इज नॉट, नॉट लिख लो, स्टोरेज मीडिया नहीं है, नॉट लगा लो। नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मीडिया नहीं है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल तो आपका पेन ड्राइव भी था, हार्ड ड्राइव भी था, रोम भी था। नॉन वोलेटाइल नहीं है, वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी रैम वोलेटाइल होता है। तो इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, मैं इसमें नोट नहीं लगा पाया, यानी नॉट नॉन वोलेटाइल है भाई, बता दो भाई। या फिर वोलेटाइल बोल देते तब भी आंसर सही था, तब भी क्वेश्चन सही था, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल है, नहीं है, नॉन वोलेटाइल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा था जो कि अधिक जगह घेरता है, बहुत अधिक बिजली खपत का काम करता है? ये अधिक जगह घेरता है और बहुत मतलब बिजली खपत का काम करता है। ये फर्स्ट जो जनरेशन के कंप्यूटर थे उनका मतलब स्पेसिफिकेशन भी था। और इसका जो टेक्नोलॉजी था वो वैक्यूम ट्यूब था, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बाकी आपको ट्रांजिस्टर आईसी, जैसे ये सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, यानी एक जनरेशन का आप चाहे तो कंप्यूटर की जनरेशन, चाहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जनरेशन, जनरेशन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखा जाता है। तो आप एक बार इनको जरूर देख लेना, ज्यादा टफ नहीं, बहुत आसान सी होती है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 16 की बात करूं, ट्रांसमिशन स्पीड इज स्लो। जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है, आपने ट्रांसमीडिया मतलब आपने इंटरनेट का यूज किया होगा, तो इंटरनेट यूज में सबसे ज्यादा स्लो स्पीड किस में आती है? सैटेलाइट में आती है, ऑक्साइल केबल में आती है, फेब्राई जो ऑप्टिकल केबल होती है उसमें आती है, ट्विस्ट पेयर केबल होती है उसमें आती है। तो ऑप्टिकल जो फाइबर ऑप्टिकल केबल होती है फास्ट होती है, इसमें जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो सबसे फास्टेस्ट होती है। अगर मैं स्लोएस्ट की बात करूं तो वो स्लोएस्ट होती है हमारे ट्विस्ट पेयर केबल में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि आपने देखा होगा फास्ट और स्लोएस्ट दोनों पूछे जाते हैं, तो दोनों मैंने आपको बता दिए। आगे क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। डीएनएस can obtain the dash of the host if its domain
नेम डाउन, यानी अगर आप किसी सॉरी डीएनएस होस्ट का डैश प्राप्त कर सकते हैं यदि आपका उसका डोमेन नेम पता है। यानी अगर किसी का डोमेन नेम पता है तो किसी डोमेन नेम सिस्टम होस्ट का हम क्या आराम से पता कर सकते हैं, उसका डायनेमिक एड्रेस, उसका स्टैटिक एड्रेस, उसका पोर्ट एड्रेस या फिर उसका आईपी एड्रेस। बता दो, क्विकली बताओ। यानी क्या बोला जा रहा है कि जब हम किसी डोमेन का नेम पता है, किसी होस्ट का डोमेन नेम पता है, तो उस होस्ट के बारे में हम क्या आसानी से पता कर सकते हैं कि एड्रेस तो कंफर्म है, स्टैटिक या डायनेमिक, या फिर बोला जाए पोर्ट या आईपी एड्रेस। तो ऑप्शन आ रहा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कह रहे हैं भाई आईपी एड्रेस, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यानी आईपी एड्रेस, अगर किसी स्टूडेंट का आईपी एड्रेस पता है तो हम डोमेन नेम पता कर सकते हैं, अगर डोमेन नेम पता है होस्ट का तो हम आईपी एड्रेस को आराम से पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 वही बता दीजिए। एक्सेल में अलाइनमेंट टैब यूज किया है, किसमें आता है सर? अलाइनमेंट टैब आता है हमारा फॉर्मेट, जो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स है, किसमें? फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स है उसमें आता है, या फिर आपका अलाइनमेंट जो ग्रुप होता है वहां पर अभी आप इसकी बात कर सकते हो। अलाइनमेंट टैब में प्रोवाइड द कंबाइंड सेल, यानी वो कौन सी कमांड है जो सेल के कॉम्बिनेशन को प्रोवाइड करती है, कॉम्बिनेशन को की सुविधा देती है। कॉम्बिनेशन समझते हो, मतलब सेल को मिलाने का काम करती है, वो कमांड कहां पर है? तो दो तीन क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो जो पूछा जा रहा है, यानी सेल को कंबाइन करने के लिए कमांड कौन सी है। दूसरा ये है कि किस टैब में आती है, और ये अगर आपने अलाइनमेंट टैब बता दिया तो अलाइनमेंट टैब किस डायलॉग बॉक्स का है? तो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स का है। और ये पूरे, हाँ मतलब अगर मेनू टैब की बात करो तो होम टैब में आती, कहां पर? होम टैब में। तो ये अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन, खुद क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मर्ज सेल, वो कमांड है जहां से सेल को कंबाइन किया जाता है। अलाइनमेंट होता नहीं, रैप होता नहीं, सुपरस्क्रिप्ट ऐसा कुछ करने की बात नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे का बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, क्विकली कर दीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने और सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जांच करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पोस्ट, बायोस, पावर ऑन या फिर बूटिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अगर हम हार्डवेयर की जांच करें तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, हार्डवेयर की जांच कौन करता है? बायोस करता है। और बायोस जो प्रोसेस करता है उसे हम पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है, सभी सिस्टम और हार्डवेयर की जांच हो रही है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है बूटिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस बूटिंग के अंदर ही पोस्ट, बायोस, पावर ऑन, सेल्फ टेस्ट, ये सारे के सारे टेस्ट होते हैं। तो कंप्लीट प्रोसेस पूछा तो कंप्लीट को हम एक्सप्लेन करेंगे, सिंगल पूछा जाता तो सिंगल को ऑप्शन को करेक्ट करते। बाकी पोस्ट और बायोस क्यों नहीं होगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज के स्टैश का, उसको देख लेते हैं। व्हाट व्हाट इज द नेम गिवन टू अ पर्सन who gain access to other computer illegally or damage data। यानी उस व्यक्ति का नाम बताइए जो अवैध रूप से अन्य कंप्यूटर तक एक्सेस प्राप्त करता है, उसके डेटा या फिर उसके जो कंप्यूटर है उसे नुकसान पहुंचाने का काम करता है। क्विकली बता दो। पहला ऑप्शन है प्रोग्रामर, दूसरा ऑप्शन है स्पाईवेयर, तीसरा हैकर और लास्ट ऑप्शन है मेलवेयर। तो क्विकली बता दो भाई। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर एक टर्म बोला जा रहा है कि अनऑथराइज एक्सेस की बात की जा रही है। तो अनऑथराइज एक्सेस आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे वो पर्सन की बात करें, पर्सन, तो पर्सन एक तो आपका प्रोग्रामर होता है, एक हैकर होता है। ना तो स्पाईवेयर होता है ना मेलवेयर होता है, दोनों ऑप्शन हटा दिए, बचे दो। अब प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग की काम करता है, हैकर हैकिंग का काम करता है, जो अनऑथराइज तरीके से किसी डिवाइस में एक्सेस करता है, उसके डिवाइस को डैमेज करना, की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ये सारे काम करता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा, क्योंकि जो पर्सन है वो नाम ही डिफाइन कर रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था।
ठीक है? तो आज आज के टेस्ट में हमने 20 क्वेश्चन किए। अब बारी है कि आपसे क्वेश्चन पूछने की। आपसे मैं सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है कि आपने जब टेस्ट लगाया 20 क्वेश्चन आपने की, कितने क्वेश्चन आपके गलत निकले? क्विकली कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उसी से ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपका जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो तैयारी है, किस लेवल से। और आप एक काम और करिए, इसका पीडीएफ आपको जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पीडीएफ जब आपको मिल जाता है किसी टेस्ट का, तो उस टेस्ट पर ये देखा करो आपने जो क्वेश्चन रॉन्ग किए, गलत किए हैं, उन वो गलत किस टॉपिक से हो रहे हैं। तो आपने जैसे 5 टेस्ट तक अभी तक कर लिए, तो वहां पर ज्यादातर आपसे किस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो सही तरीका उन क्वेश्चन पर, उन टॉपिक पर काम करने का। अगर आपने डेफिनेटली उस टॉपिक पर काम कर लिया, तो ऑटोमेटिक आपका टॉपिक अच्छा हो जाएगा। टॉपिक अच्छा हुआ तो आपका जो टेस्ट है, जो आपका रिजल्ट है एग्जाम में, वो ऑटोमेटिक इम्प्रूव होके आएगा। ये भी कंफर्म बात है, ठीक है? तो काफी स्टडी करें मोस्ट ऑफ द केस में। तो इसमें अगर मैं अपने तरीके से बताऊं कि आपके पास कम से कम कितने स्कोर इसमें स्कोर होना जरूरी है, तो इसमें कम से कम आपके पास, अगर आपका स्कोर 12 से 14 के बीच में, तो आप ये मान के चलना कि आपका स्कोर बहुत अच्छा है। 12 से कम है तो आपका स्कोर सुधारने की जरूरत है। अगर 14 प्लस है तो ये मान के चलिए कि आपको और इम्प्रूव कर लो। अगर आपने इम्प्रूव कर लिया अपने आप को, तो आपका स्कोर 60 प्लस जाएगा सीपीसीटी में। ये भी कंफर्म बात है, ठीक है? तो ये कुछ ऐसे एफर्ट होते हैं, कुछ ऐसे की पॉइंट होते हैं, जो अगर आपको सही टाइम पर पता चल जाए, तो कहीं ना कहीं एग्जाम तो क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन स्कोर भी अच्छा आ जाएगा। ये भी कंफर्म बात है, ठीक है? बाकी आपको सेशन कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसका पीडीएफ, ये सारी चीज आपको मिल जाएगी। और आप 5 टेस्ट अभी तक हो गए, पांचों में से आप खुद एनालाइज करो कि कौन सा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं। अगर आपके पास उसके क्वेश्चंस नहीं है, आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, तो आप मुझसे बोलिए, मैं उस क्वेश्चन का, उस टॉपिक की प्रैक्टिस आपके लिए लेके आऊंगा। बस आपको कमेंट कर बताना है। पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट जल्दी अनाउंस हो जाएंगे, उसकी टेंशन ना लो। एक बार ये टेस्ट स्टार्ट, मतलब आपका एक बेसिक लेवल मुझे पता चल जाए, वहां से फिर मैं टेस्ट पर काम करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? तो फिर मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा। कल मिलूंगा आपको सेम टाइम पर नए क्वेश्चन नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, प्रिया, राधे राधे।